आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। कौन किसके भाग्य का खाता है। प्राचीन समय में महेंद्रगढ़ राज्य पर राजा वीर प्रताप राज्य करता था। राजा बहुत ही घमंडी, अड़ियल और सन की किस्म का था। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वह इतने बड़े राज्य का राजा है और राज्य के सभी लोग उसका दिया खाते हैं। जो भी उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलता, वह उसे कड़े से कड़ा दंड देता था। एक दिन राजा को ना जाने क्या सनक हुई कि जरा अपने परिवार के लोगों से पूछा तो जाए कि वे उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी रानी जानकी और 7 छोटी छोटी बेटियां थी। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी रानी जानकी को बुलाया और पूछा, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा वो मैंने तुम्हें हमेशा दिया। अब जरा बताओ तो सही कि तुम्हें यह सारा राजपाट, ऐश्वर्य किसके भाग्य से मिल रहा है। रानी जानकी अपने पति से लिपटते हुए बोली, स्वामी, आपके भाग्य से। आप न होते तो क्या मैं ये सारे सुख भोग पाती। मेरे तो भाग्य भी आप हैं और भगवान भी आप हैं। रानी की बात सुनकर राजा ने जानकी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कहती हो रानी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो। इसके बाद राजा ने बारी बारी अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाया और यही सवाल दोहराया। बड़ी 6 राजकुमारियों ने भी राजा को यही जवाब दिया, पिताश्री, हम सब आपके भाग्य का ही खाते हैं। लेकिन राजा की सबसे छोटी बेटी राजकुमारी अनुपमा ने उत्तर दिया, पिताश्री, इस संसार में सभी लोग अपने भाग्य का ही खाते हैं। विधाता ने मेरे भाग्य में यह राजपाट, यह ऐश्वर्य लिखा है। उसी के लिखे से मैंने आपकी यहाँ आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और आज अपने ही भाग्य के कारण मैं राजकुमारी का सुख भोग रही हूँ। राजकुमारी अनुपमा के इस जवाब से सन की राजा एकदम सनक गया। फिर भी वह अपने गुस्से पर काबू रखता हुआ बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है कि तू मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेरे घर और इस राजमहल में तू जो राजकुमारी का सुख भोग रही है वो किसके भाग्य से भोग रही है। कौन दे रहा है तुझे ये 56 भोग और तरह तरह के पकवान। मेरा भाग्य खिलाता है पिताश्री। मेरे ही भाग्य ने मुझे आपकी बेटी के रूप में इस महल में जन्म दिया। इस दुनिया के सभी लोग अपने भाग्य की रोटी खाते हैं और मैं भी अपने भाग्य की रोटी ही खाती हूँ पिताजी। अब तो राजा वीर प्रताप का धैर्य जवाब दे गया। वो गुस्से से भड़क उठा और बोला, क्या कहा? ये सारा सुख जो तुझे मैं दे रहा हूँ तुझे तेरे अपने भाग्य से मिल रहा है। अरे मूर्ख, तू मेरी दया को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। राजकुमारी अनुपमा पिता के पांव पकड़कर रोने लगी। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हैं। इतनी बड़ी दुनिया में मैं आपके अतिरिक्त किसी और को जानती तक नहीं। आप मुझे दुत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इतने कठोर मत बनिए पिताजी, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश बदतमीज लड़की। राजा वीर प्रताप शेर की तरह दहाड़ा, इस घर को अपना घर मत बोल, यह मेरा घर है। और फिर उसने लात मारकर अनुपमा को बाहर धकेल दिया और महल की दासियों को आदेश दिया, अनुपमा के शरीर से राजसी वस्त्र और सभी आभूषण अभी के अभी उतार लो और उसे किसी दासी के फटे पुराने चिथड़े पहना दो। दासियों ने राजा के आदेश का पालन किया और अनुपमा को एक भिखारिन बनाकर राजा के सामने ले आए। यही नहीं, राजा के आदेश पर अनुपमा के खूबसूरत चेहरे पर कालिख भी पोत दी गई। अब राजा वीर प्रताप ने अनुपमा से फिर पूछा, मूर्ख लड़की, एक बार और सोच ले और सोच समझ कर जवाब दे। तू किसके भाग्य से राजसी सुख भोग रही है? किसके भाग्य से पकवान और रोटी खाती है? आपको खुश करने के लिए मैं यदि झूठ बोल भी दूं पिताजी कि मुझे जो कुछ भी सुख मिला है वो आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच तो नहीं बन जाएगा। अनुपमा की इस साहस ने राजा वीर प्रताप को आग बबूला कर दिया। उसने दहाड़कर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज दी। तुरंत ही कई सैनिक दौड़े आए और राजा को अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। राजा वीर प्रताप ने आदेश दिया,
राजकुमारी अनुपमा को किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ आओ, इतनी दूर जहां से यह चाहकर भी वापस न लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर। मैं भी देखता हूँ कि दूर एक सुनसान जंगल में इसका भाग्य इसे कौन से पकवान खिलाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर अनुपमा बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन बेटी को तड़पता देखकर भी वो घमंडी राजा रत्ती भर भी नहीं पसीजा। राजसी आज्ञा टालने की हिम्मत किसी सेना में न थी। सैनिक अनुपमा को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत दूर किसी राज्य की सीमा से सटे एक घने जंगल में छोड़ आए। अपनी सनक में ऐंठे सनकी राजा वीर प्रताप का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। उधर राजकुमारी अनुपमा उस घने वीरान जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी और भटकते भटकते जंगल के बाहर एक सड़क पर पहुंच गई। संयोग से उसी सड़क से एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राजे विजयगढ़ का धनी सेठ दूर देशों में व्यापार करके अपने काफिले के साथ 5 वर्ष के बाद वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न था कि पूरे 5 वर्ष के बाद आज वह अपनी पत्नी और इकलौती बेटी से मिलेगा। अचानक धर्म सिंह के विशाल रथ के सामने अनुपमा बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्म सिंह के सेवक उसे उठाकर धर्म सिंह के पास लेकर आए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्श देखकर धर्म सिंह उछल पड़ा और चौंक कर बोला, अरे यह लड़की तो बिल्कुल मेरी बेटी अनुपमा जैसी लग रही है, लेकिन ये यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रही है, और वो भी एक भिखारन के लिबास में। कुछ क्षण सोचकर धर्म सिंह ने अनुपमा को रथ में बिठाया और उसे अपने साथ लिए विजयगढ़ राज्य में अपनी विशाल कोठी के अंदर पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा लड़की को देखकर चौंक पड़ी। ये किस भिखारन को पकड़ लाए हो? भिखारन? मुझे तो यह अपनी बेटी अनुपमा जैसी लग रही है। बेशक उसे देखे मुझे पूरे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वही नाक नक्श, वही सूरत, बिल्कुल वैसी ही लगती है ये लड़की। धर्म सिंह बोला, लेकिन स्वामी, हमारी बेटी अनुपमा तो 5 वर्ष पहले ही आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ से प्रस्थान करने के बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर चुकी थी। सावित्री ने रोते हुए बताया। अपनी इकलौती पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्म सिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी बेटी का नाम भी अनुपमा था और शक्ल सूरत भी कुछ राजकुमारी अनुपमा जैसी थी। फिर धर्म सिंह की दासियां राजकुमारी अनुपमा को होश में लाई और सेठ सेठानी के कहने पर उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्म सिंह और सावित्री के सामने लाई तो दोनों उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। तुम कौन हो बेटी? धर्म सिंह ने प्यार से पूछा। तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी अनुपमा जैसी लग रही हो। अब अनुपमा ने अपनी सारी आप बीती रोते रोते सेठ सेठानी को सुनाई। पूरी कहानी सुनकर सेठानी सेठ धर्म सिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी अनुपमा है और यह बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी बेटी अनुपमा जैसी ही दिखती है, तो क्यों ना इसे हम अपनी बेटी ही बना लें। मैं भी यही सोच रहा हूँ, सेठ भीगी आंखों से बोला। फिर क्या था, अनुपमा सेठ धर्म सिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। अनुपमा बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का भी निधन हो गया और राज्य का कार्यभार कुंवारे राजकुमार विक्रम ने संभाला। राजकुमार विक्रम बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्य के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपना दर्शन देने के लिए राजा विक्रम ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली ताकि सभी राज्यवासी उसके दर्शन कर सके। जब राजा विक्रम का रथ सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से निकला, उस समय अनुपमा घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को सुखा रही थी। अचानक ही राजा विक्रम की नजर ऊपर उठी तो उसने अनुपमा को देखा और उसके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने मंत्री को अनुपमा से विवाह करने के लिए सेठ धर्म सिंह के यहाँ भेजा।
सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विक्रम उसकी बेटी से विवाह करना चाहता था। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से अनुपमा और राजा विक्रम का विवाह हुआ और 1 वर्ष के पश्चात अनुपमा एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बेटे की मां बन गई। तब राजा विक्रम ने अनुपमा से कहा, प्रिय, राजकुमार के जन्म की खुशी में हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ से सभी दास दासियों को और कारागार में बंद कैदियों को मिठाई खिलाएं और राजकुमार के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब रानी अनुपमा मिठाई खिलाने के लिए कारागार में गई तो वहां अपने माता पिता और बहनों को देखकर हैरान हो गई। राजा वीर प्रताप, रानी जानकी और अनुपमा की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार को यह नहीं बताया कि वह वही अनुपमा है जिसे उसके पिता ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था, बल्कि उसने अपने पति राजा विक्रम से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि राजकुमार के जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा है प्रिय, राजा विक्रम ने कहा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ स्वामी, अनुपमा ने कहा। आपके कारागार में कैद राजा वीर प्रताप और रानी जानकी मेरे असली माता पिता हैं। आप उन्हें आजाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज्य भी वापस कर दें। और तब रानी अनुपमा ने राजा विक्रम को अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी। राजा विक्रम रानी अनुपमा से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वह अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा नहीं सके और उसने राजा वीर प्रताप को न केवल आजाद किया बल्कि उनका राज्य भी उन्हें वापस कर दिया। राजा वीर प्रताप अपने परिवार के साथ वहां से विदा लेने लगे। तब रानी अनुपमा ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? जरा ध्यान से देखिए पिताजी, मैं आपकी टुकराई हुई वही बेटी हूँ जिसे आपने ठोकर मारकर महल से बाहर निकाल दिया था। देखिए पिताजी, आज मेरे भाग्य ने मुझे फिर से महल में पहुंचा दिया है। बेटी तुम यहाँ? राजा वीर प्रताप हड़बड़ाकर बोले, हाँ पिताजी, मैं ही हूँ। आज मेरे भाग्य ने न केवल मुझे रानी बना दिया है बल्कि मेरे ही भाग्य के कारण आज आप कैदी से फिर से राजा बनने जा रहे हैं। पिताजी, सबके भाग्य का बंटवारा ऊपर वाला ही करता है। आपने मेरे पति की कैद में जो दुख भोगा वो आपका भाग्य था। आपने जब मुझे राजमहल से दुत्कार कर बाहर निकाला वो भी मेरा भाग्य था और मेरे उसी भाग्य ने मुझे फिर से इतने बड़े राज्य की महारानी बना दिया। पिताजी, इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता बल्कि सब लोग अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर राजा वीर प्रताप फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी बेटी से क्षमा मांगी और उसे गले से लगा लिया। आज उसका घमंड चूर चूर हो गया था कि सब लोग उसका दिया हुआ खाते हैं। आज वह अच्छी तरह से समझ गया था कि कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता बल्कि सब लोग अपने भाग्य का दिया हुआ ही खाते हैं, क्योंकि भाग्य से बड़ा बलवान कुछ और नहीं है। धन्यवाद। जय माता दी।